आज पढ़ेंगे काव्य खंडिका। काव्य इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चंद्र गहना से लौटती देव। ठीक है, चैप्टर आपका है चंद्र गहना से लौटती देव। चैप्टर है आपका केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। ठीक, ये लिखा गया है किनके द्वारा? केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में पहले जान ले, कवि परिचय इनका क्या है। कवि परिचय केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं वो क्या है, हिंदी के प्रकृतिवादी काव्य धारा के जो काव्य धारा है के कवि माने जाते हैं। मीन्स क्या बताया जा रहा है, जैसे महादेवी वर्मा जी छायावादी की हैं, युग की हैं, की तरह ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। बांदा, केदारनाथ जी का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कामसे नाम के गांव में की। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उन्होंने जो प्रारंभ किया शिक्षा अपनी, तो गांव के ही एक स्कूल में हुई थी। मतलब ये गांव के ही एक स्कूल में इन्होंने प्रारंभ की शिक्षा प्राप्त की। ठीक, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ इलाहाबाद गए। जब उसके बाद की क्लासेस हुई, इनकी जो शिक्षा थी उच्च शिक्षा, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहाँ गए? इलाहाबाद गए। इन्होंने कानून की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। ठीक है, तो इनकी कानून मतलब क्या है, लॉ की जो डिग्री थी इनकी विश्वविद्यालय से ग्रहण की। तथा उसके बाद क्या बताया जा रहा है, आप अपने मतलब कौन, जो केदारनाथ अग्रवाल जी थे, वो अपने ही जिले बांदा में सरकारी वकील नियुक्त हुए। ये क्या थे, अपने ही जिले में सरकारी वकील नियुक्त हुए। केदारनाथ जी को समाज, राजनीति एवं साहित्य में विशेष रुचि थी। जो केदारनाथ अग्रवाल जी थे, इनको किसमें रुचि थी? इनको थी समाज, फिर क्या है राजनीति, और उसके बाद है एवं साहित्य में रुचि थी। ठीक, रुचि थी। इनके विचार प्रगतिशाली थे। इनके जो विचार थे प्रगतिशील थे। मतलब क्या, प्रगति की ओर जो है बढ़ने वाले प्रगतिवादी थे। प्रगतिवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के संपर्क में आकर इन्होंने साहित्य रचना को अपने जीवन का मुख्य केंद्र माना।
इनकी रचनाओं में दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिसने बहुत ज्यादा जो शोषण सहता है वर्ग, उसके लिए उन्होंने बहुत ही सहानुभूति दिखाई। इन्हें यथार्थ जीवन अंकन पर कविताएं लिखना तथा गांव के जीवन को चित्रित करना विशेष प्रिय था। केदारनाथ अग्रवाल जी को गांव के बारे में बताना और कविताएं लिखना इनका बहुत ही अच्छा लगता था। इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही। इन्होंने अनेक काव्य सम्मेलनों में से अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर श्रोताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त। सन 2000 में इनका देहांत हो गया। जो राम केदारनाथ अग्रवाल है, इनकी मृत्यु कब हुई? सन 2000 में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 2000। ठीक, अब इनकी कृतियां क्या हैं? नींद के बादल। ठीक, पहले इनकी क्या है? नींद के बादल। ठीक, दूसरी है इनकी युग की गंगा। फिर है आपका फूल नहीं रंग बोलते। रंग बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? इनकी कृतियां। ठीक है, नींद के बादल में प्रेम कविताओं पर लिखा उनका प्रथम काव्य संग्रह था। जो नींद के बादल हैं, इनका क्या था? प्रेम कविताओं पर लिखा हुआ उनका प्रथम काव्य संग्रह था। ठीक है, युग की गंगा क्या है? युग की गंगा है आपकी, इस काव्य संग्रह में विशेष रूप से प्रकृति के प्रति कवि का प्रेम व्यंजित हुआ। जो युग की गंगा में प्रकृति के प्रति जो प्रेम इनका उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। लोकालोक क्या है? प्रगतिवादी कविताओं को प्रारंभ केदारनाथ जी ने इस काव्य संग्रह से किया। और फूल नहीं रंग बोलते, इस संग्रह में जो उन्होंने अपनी लिखी कुल कविताओं में अपने प्रिय एवं श्रेष्ठ रचनाओं को संकलित करके प्रस्तुत किया। ठीक, इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी को प्रारंभिक रचनाओं पर छायावाद का प्रभाव, इसलिए वह प्रेम एवं भावुक कल्पनाओं पर आधारित हैं। उनकी बाद की रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है। उनमें शोषण के प्रति तीव्र विद्रोह एवं क्रांति के प्रति जो भाव थे विद्यमान थे। और वर्ग विहीन समाज की स्थापना उनका सपना उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित दिखता है। अब इन्होंने जो कविता लिखी है चंद्र गहना से लौटती बेर, एक एक गांव का चित्रण में किया, क्योंकि इनको गांव का जो चित्रण था बहुत ही अच्छा लगता था इनको करना। ठीक, तो उससे जो गांव का चित्र होता है, खेत होते हैं और भी जो चीजें होती हैं, हरियाली होती है, तो उसकी तुलना इन्होंने किया किसी और चीज से। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देख आया चंद्र गहन, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत का बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यहाँ हरा टिगना चना, बांधे मुरेठा कीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही, जो छुए यहाँ दो हृदयों का दान उसको। इसमें अब क्या कवि बताना चाह रहे हैं? कवि कौन? मतलब केदारनाथ अग्रवाल जी क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें कवि ने ग्राम प्रकृति का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो गांव, ग्राम मतलब क्या होता है? जो गांव का आपका दृश्य होता है, इन्होंने क्या किया? उसका सजीव मतलब जीवित चित्रण प्रस्तुत किया। ये क्या बताते हैं? कहते हैं कि कवि चंद्र गहना नामक गांव से लौट कर आया। चंद्र गहना नामक गांव है, वहां से लौट कर आया है। लौटते हुए उसने प्रकृति के मनोरम दृश्य का अवलोकन किया। उसने क्या किया?
जब वहां से वापस लौटा तो उसने किसका दृश्य का अवलोकन किया, देखा, अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्व करना, क्या क्या देखा, वे दृश्य जो वो चित्र था वो क्या हुआ, इसकी उसकी आंखों के सामने तैरते, मतलब जो चंद्रगहना नामक गांव है वहां से जब कवि लौट रहा था तो अवलोकन करते हुए क्या कर रहा है, वो जो चित्रण है उसके सामने चित्र बना हुआ है दृश्य के रूप में, वो उसके आंखों के सामने क्या है, चल रहा है। ठीक है, वहां एक खेत के मेड़ पर अकेला बैठा है, जो खेत के मेड़ होता है, किनारा होता है, उस पे क्या किया है, अकेला बैठा हुआ है। वहीं चने का एक चिकना सा पौधा दिखाई देता है, वहां पे क्या है, चिकना मतलब छोटा, नाटा होता है, ठीक है, या छोटा कह सकते हो, तो वहां चने का एक छोटा सा क्या है, पौधा दिखाई देता है। यह बलिष्ठ भर का है, यह क्या है, बलिष्ठ भर का है तथा हरे रंग का है, वो क्या है, हरे रंग का है और छोटा सा पौधा है। उसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल है, जो चने का ये पौधा है उसके ऊपरी जो भाग है उस पे किस कलर का है, गुलाबी रंग का फूल बना हुआ है, मतलब फूल है, बना नहीं है, वो तो उसके सामने भी चल रहा है, फूल है। उसे देखकर लगता है कि ठिकने चने ने मानो अपने सिर पर साफा, साफा में पगड़ी होती है, पगड़ी बांध रखा है और वह सज धज कर खड़ा है। अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, उस छोटे से पौधे को देख के ऐसा लगता है कि वो ठिकने चने ने मानो अपने सिर पर, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर गुलाबी रंग की क्या है, गुलाबी रंग का फूल है, तो ऐसा लग रहा है कि छोटे से चने ने मानो अपने सिर पर क्या रखा है, पगड़ी बांध कर रखा है और वह सज धज कर खड़ा। ठीक, अब दूसरा दृश्य वहीं पर उन्होंने क्या देखा, दूसरा दृश्य वो देखते हैं कि अलसी के पौधे का है, वहां पे क्या है, अलसी का पौधा है, वहां भी चने के पौधे के पास ही उगी हुई, तो अलसी का पौधा है वो क्या है, चने के पौधे के पास में ही उगी हुई है। अलसी हटीली है, ठीक है, चंचल है, हटीली नायिका के समान है, वह दुबली पतली है तथा उसकी कमर लचीली, मतलब अलसी की एक लड़की से तुलना कर दी गई है कि वो क्या है, हटीली है, जो अपनी जिद पर हमेशा रहती है, एक नायिका के समान है, और क्या है, दुबली पतली लड़की है, उसकी कमर लचीली है, अर्थात वह क्या है, नायिका के समान है। उसके सिर पर, अब जो अलसी का पौधा उसके सिर पर कैसा फूल है, नीले रंग का फूल है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी। वो क्या कह रही है, अलसी का जो पौधा है वो कह रही है कि अगर जिसने भी मुझे छुआ होगा वह उसे मैं हृदय अपना दे दूंगी, अर्थात क्या हो, पूर्ण समर्पण हेतु प्रस्तुत। यहाँ पे ये केदार अग्रवाल जी बताना चाह रहे हैं, एक पौधे का क्या है, एक अलसी का पौधा है, किसका है, चने का पौधा, दोनों की तुलना क्या है, एक सजीव रूप से कर दी गई है जिसमें यह चीज बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपकी क्या है कविता, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, अभी तो अलसी और चने के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि इस कविता में वही चीज, ग्राम मतलब एक गांव का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उपज के बारे में बताया गया, अभी तो पौधे के बारे में बताया जा रहा, उपज का बड़ा ही क्या है, अनुराग में चित्रण किया गया है, यहाँ खिली हुई पीली सरसों का बड़ा मोहक चित्र प्रस्तुत कर। कवि का कथन है कि सरसों की मुहत्ता के विषय में तो कुछ हो ही नहीं, जो सरसों की मुहत्ता है उसके विषय में मत पूछो, वह अत्यंत आकर्षण रूप धारण किए हुए, वो क्या है, आकर्षण का रूप धारण किए हुए है, सरसों अब क्या हो गई, सयानी हो गई है, उसके हाथ पीले कली, मतलब जैसे एक चीज बताया जा रहा है, जब जैसे लड़की छोटी रहती है उसे पढ़ाया जाता है, जब बड़ी होती है उसका एक समय आता है शादी का, ठीक है, इसी तरह
ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी वो सरसों से तुलना क्या की है, सरसों क्या थी, छोटी थी अभी। अब जब बड़ी हो गई, उसमें फूल लग गए हैं, तो फूल येलो कलर के हैं होते हैं, ठीक है, पीले रंग के होते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि सरसों अब बड़ी हो गई है, पीले जो पीले फूल हैं, इसका ये मतलब हो गया, अर्थात सरसों विवाह करने योग्य हो गई। ठीक, वह ब्याह मंडप में पधार चुकी है। अभिप्राय यह है कि सरसों पककर तैयार हो गई, सीधा सा यही मतलब है कि सरसों अब क्या हो गई, बड़ी कब होती है, जब इंसान क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, जब बड़ा होता है। ठीक, तो उसी तरह सरसों भी जो तैयार हुई है, उसके फूल जो आ गए हैं, वो इसका मतलब पककर तैयार हो गई। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन। फागुन किसमें आता है, जब होली आती है, जब होली आती है तो फागुन का महीना होता है। तो यहाँ पे बता रहा है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया, वो बता रहा है जैसे क्या है, फागुन का महीना आ गया है। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा मोहक वर्णन है। साथ ही उसमें एक युवती की कल्पना, मतलब साथ में क्या है, किससे कल्पना कर दी गई है, युवती, और किससे की गई है, सरसों से। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि प्रकृति व खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है, कवि आगे क्या कह रहे हैं कि खेत के जो भरपूर सौंदर्य है, सुंदरता है, इसके खेतों के, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। मतलब जब खेत में पौधे जब बड़े हो जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, तो वो उसकी हरियाली अलग रहती है। ठीक, यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है कवि कि ऐसा लग रहा है, मतलब प्रकृति क्या है, खेतों से भरपूर हो गई, सौंदर्य हो गई है, सुंदर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वयंवर हो रहा है, अर्थात इस ग्राम शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है, जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैर जाता है, जिसमें कोई कन्या स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करती है। अब इसमें क्या कह रहा है कवि कि एक ऐसे आयोजन, ठीक है, एक आयोजन किया गया है, स्वयंवर मतलब विवाह होता है, ठीक है, आयोजन का दृश्य आंखों के सामने है, मतलब हमारे आंखों के सामने है, तैर जाता है, जिसमें कोई कन्या, जिसमें क्या है, कोई कन्या है, स्वयं मतलब अपने से अपने लिए वर का चुनाव करती है, अपने लिए क्या कर रही है, वर का चुनाव करती है। प्रकृति रूपी नायिका का प्रेम पूर्ण अचल हिलडुल कर उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कन्या जो है वो अपने लिए वर ढूंढ ली है, मतलब चुनाव करती है, और प्रकृति रूपी नायिका जो है प्रेम के साथ क्या कर रही है, उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहा है। नगरों के पाखंड पूर्ण स्वार्थ में व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ की प्रेम की प्रिय भूमि कहीं अधिक उपजाऊ है। अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक, जो प्रेम व्यवहार से काम होते हैं उसमें क्या स्थायित्व की भावना अधिक होती है, और प्रकृति के अंचल की बात। ठीक, यहाँ पे एक तरीके से जो है वो क्या है, गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है एक तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां, नीले तल में जो उगी है घास पूरी, ले रही है वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब पूछेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीरा चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब क्या बताया जा रहा है इसमें कि कवि क्या कर रहा है, जो ग्राम में है प्रकृति का अनुराग पूर्ण चित्रण करता हुआ कहता है कि मेरे पाँव के तले, तले में निकट, मेरे पाँव के पास एक सरोवर है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि मेरे पाँव के पास क्या, एक सरोवर मतलब तालाब से मतलब है, तालाब है जिसे पोखर भी कहा जाता है, जिसमें लहरें क्या कर रही हैं, उठ रही हैं।
उस सरोवर के नीले तल में जो बुरी घास उगाई है, मतलब उस सरोवर के निचले तल तल मतलब जो नीचे के भाग में पूरी घास उगाई है, वहां भी लहरियां ले रही, वहां भी क्या कर रही हैं, लहरियां, मतलब वो भी क्या कर रही हैं, तैर रही हैं लहर के रूप में, अर्थात जल के साथ हिल डुल रही हैं। कवि कहता है कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा आंखों को चकाचौंध करता है। क्या कहा जा रहा है, जो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा है, वो क्या कर रहा है, आंखों को चकाचौंध करता है। जब हमारे आंख पे रोशनी खूब तेज पड़ती है तो हमारी आंख चकाचौंधी हो जाती है, ठीक है। आकाश में विद्यमान डूबते सूर्य का गोल प्रतिबिंब पानी में बन रहा है। जो आकाश में डूबता हुआ सूर्य है, ठीक है, सूरज का जो प्रतिबिंब परछाई जो बनती है, वो पानी में क्या हो रही है, बन रही है। जो हिलते पानी के कारण चकाचौंध करती आंख का प्रतीक होता है। जो क्या कर रही है, जो हिलते हुए पानी में क्या कर रही है, हिलते पानी के कारण हमें चकाचौंध करती है। सरोवर के तट पर कई पत्थर पड़े हैं। जो सरोवर का तट है उस पर क्या है, कई पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर मौन रूप से जलपान कर रहे हैं, और जो ये पत्थर है वो मौन मतलब चुपचाप जल को पी रहे हैं। जलपान मतलब पीना, ठीक। ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी, ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी, क्या ये सदा प्यासे रहेंगे। मतलब पत्थर क्या है, देखो पानी में हमेशा डूबा रहता है, उसी के किनारे लगा रहता है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि पत्थर क्या है, प्यासे हैं जो जलपान हमेशा करती हैं। क्या इनकी प्यास बुझेगी भी, या हमेशा प्यासे ही रहेंगे। वहीं सरोवर में कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबाए खड़ा है। क्या है, एक बगुला है, उस तालाब में क्या कर रहा है, एक टांग डुबो कर, मतलब उसी टांग पानी में उसका पैर है, खड़ा हुआ है। वह चंचल मछली को देखते ही, वह क्या, किसको ढूंढ रहा है, उस तालाब में चंचल मछली को ढूंढता है, और निद्रा का ध्यान त्याग कर झट से मछली को चोंच में पकड़कर, चोंच से पकड़कर गले में डाल देता है। और वो क्या करता है, नींद में तो रहता है, लेकिन तुरंत जैसे ही उसके सामने से लगता है कि मछली जा रही है पानी में, तो वो अपनी निद्रा को त्याग कर तुरंत झट से क्या करता है, चोंच को पानी में डालता है और तुरंत मछली को पकड़ के क्या करता है, फिर गले में डाल लेता है, अर्थात क्या करता है, मछली को निगल जाता है। कवि ने बगुलों की ढूंगी वृत्ति का चित्रण किया। जो कवि ने, जो बगुलों की ढूंगी है उसके चित्रण को प्रस्तुत किया है। बगुला क्या भोला सा बनकर क्या रहता है, सरोवर के तट पर खड़ा, मतलब ढूंगापन बताया गया है, ढूंगीपन, ठीक। कैसे, बगुला को हम लोग देख के क्या लगता है कि बहुत सीधा है, ठीक, और वो चुपचाप खड़ा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वो किसकी तलाश में रहता है, मछली की तलाश में हमेशा खड़ा रहता है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है, बगुला भोला सा बनकर क्या है, सरोवर के तट पर खड़ा हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे यह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, और ऐसा लगता है या किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। पर अवसर मिलते ही वह मछली को चोंच में भरकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है, वैसे ही मछली को चोंच में भरकर क्या करता है, निगल जाता है। बगुले के माध्यम से या ढोंगी व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण हुआ है। और बगुले के माध्यम से किसका चित्रण किया गया है, उस ढोंगी व्यक्ति के बारे में बताया गया, ठीक। हो गया आपका। अब आपका फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ और सिक्स तक है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है आपका, कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों की झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि उठती है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कवि क्या कह रहा है, यहाँ मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का शब्द चित्र कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मतलब जो पक्षी मछली का क्या करती है, भरण करती है, मतलब उसको भक्षण करती है, खाती है, उसके द्वारा यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, चित्र प्रस्तुत कर रहा है। नदी के जल के ऊपर एक चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, उसका मस्तक काला है। चिड़िया क्या कर रही है, नदी के ऊपर
उड़ रही है उसका क्या है, जो मस्तक है मतलब माथा है वह काला है। यह चिड़िया मछलियों का शिकार करने में बड़ी चतुर है। लेकिन ये जो चिड़िया है ये मछलियों का शिकार करने में बड़ी ही चतुर है। जब आकाश में इस उड़ती चिड़िया को जल के अंदर तैरती हुई कोई मछली दिख जाती है, अब क्या है, वह चिड़िया नदी के ऊपर ही क्या कर रही, उड़ रही है। और जब उड़ते हुए उसको कोई मछली दिख जाती है कि नदी के अंदर तैर रही है, तो क्या करती है चिड़िया वो, तब बड़ी फुर्ती से अपने सफेद पंखों की सहायता से तेज झपट्टा मारकर जल के अंदर अपनी चोंच डालकर उसे तुरंत पकड़ लेती है और फिर वह अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। अब क्या यहाँ पे बताया गया है कि सफेद रंग की चिड़िया वो क्या करती है, चोंच में क्या करती है, उस मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ती है और फिर दूर आकाश में उड़ के उसके बाद उसका भोजन करती है। कवि कहता है कि यहाँ से ऊंची भूमि शुरू हो जाती है, उस पर रेल की पटरी बिछी हुई है। कवि को ज्ञात है कि इस समय कोई गाड़ी इधर से नहीं गुजरती। कवि को क्या लगता है, ट्रेन भूमि के ऊपर क्या है, पटरी बिछी हुई है और वहां से कोई गाड़ी भी इधर से नहीं जाती है। उसे वहां से जाने की कोई जल्दी भी नहीं, उसे वहां से जाना भी नहीं है जल्दी। जब प्रकृति के दृश्यों को निहार कर उसका मन भर जाएगा, वहां चला जाएगा, उसे किसी कार की विविधता नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या कवि बताना चाह रहा है, इसमें ये बताना चाह रहा है, सीधी सी बात है कि कवि एक गांव का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है, मेन किसका, प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। और क्या कर रहा है उसमें, उसका कोई भी दृश्य क्या कर रहा है, विवशता को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं है और वो क्या कर रहा है, वो आराम से बैठ के प्रकृति की छटा को निहार रहा है। सना फातिमा इतना लेट ज्वाइन की हो क्लास, टाइम पर आया करो बच्चों। ठीक, और लास्ट आपका क्या है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कवि, कवि क्या बताना चाहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है, गांव का वातावरण उससे अधिक आता है। कवि कहता है कि मैं भी सारस पक्षी के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं। कवि का बहुत मन है कि जिस तरह सारस पक्षी उड़ता है उसी तरह मैं भी क्या करूं, उड़ जाऊं पंख फैलाकर। हरे खेतों के मध्य उनकी युगल जोड़ी साथ साथ रहती है। जो सारस की जोड़ी रहती है वो क्या करती है, जो खेत होते हैं हरे खेत उसमें उनके मध्य मध्य मतलब बीच में जाकर दोनों जोड़ी क्या करते हैं, दोनों युगल जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। कभी भी उनके साथ रहना चाहता है। कभी कभी बहुत मन है कि मैं उनके साथ, किसके साथ, सारस के साथ रहूं और सारस के जोड़े के साथ रहूं। वह व्यापारिक नगर से दूर ग्रामीण परिवेश में रहना चाहता है। उसे व्यापार से कोई मतलब नहीं है, उसे शहर से कोई मतलब नहीं है, किसी कवि को वो कहाँ रहना चाहता है, किस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहना चाहता है। प्रकृति के उन्मुख वातावरण जो है प्रेम के विकास का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। जो प्रकृति का उन्मुख मतलब आजाद की या खुला आसमान जो वातावरण है वो प्रेम के विकास, जो प्रेम होता है, प्यार होता है, उसके विकास का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। कहाँ, हमारा प्रकृति प्रेम। कवि यहाँ चुपचाप सच्ची प्रेमी कहानी सुन लेना चाहता है। कवि का क्या मन कह रहा है कि हम इनकी सच्ची जो प्रेम कहानी है उसको सुन लें। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। कवि क्या कर रहा है, बस उसके चुपचाप जो सारस क्या है, प्रेम है, उसको देखना चाहता है, उसकी सच्ची प्रेमी कहानी को वो पढ़ना चाहता है, सुनना।
तो ये आपका केदारनाथ अग्रवाल जी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसमें जीवन परिचय जो है, कवि परिचय इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इनका जन्म, साहित्यिक विशेषताएं क्या है, काव्यगत विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आता है, कर लीजिएगा। और कवि परिचय तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, बाकी जो इनके क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा कॉपी में कर लीजिए। ठीक, थैंक यू क्लास।